மன்மோகன் சிங் அவர்கள் தன்னுடைய புத்தகத்திலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார், நான் இதை ஒப்புக்கொண்டாக வேண்டும். கட்சி தலைமை இந்த அரசின் மையமாக செயல்படுகிறது, கட்சிக்காக அரசு பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது என்று அவர் சொன்னார். सदन के नेता बोल रहे हैं आपको मर्यादा रखनी चाहिए, ऐसे सदन नहीं चलेगा इस तरीके से, गलत तरीका आपका ये। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सभापति जी, इतिहास में पहली बार संविधान को ऐसी गहरी चोट पहुंचा दी गई। संविधान निर्माताओं ने चुनी हुई सरकार और चुने हुए प्रधानमंत्री की कल्पना तक ही हमारा संविधान था, लेकिन इन्होंने तो प्रधानमंत्री के ऊपर एक गैर संवैधानिक, और जिसने कोई शपथ भी नहीं लिया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पीएमओ के भी ऊपर बैठा दिया। இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால், அரசியல் திட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்படாத நேஷனல் டிஃபென்ஸ் கவுன்சில் என்ற ஒரு அமைப்பை பிரதமருக்கு மேலான ஒரு அமைப்பாக கொண்டு வந்தார்கள். भारत के संविधान के तहत देश की जनता जनार्दन सरकार चुनती है और वो सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है। ये संविधान के तहत है। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। மக்கள் தேர்ந்தெடுத்து ஒரு கட்சியை அனுப்புகிறார்கள், அதன் பிரதம மந்திரி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார், அவர் ஒரு அமைச்சரவையை அமைக்கிறார். அந்த அமைச்சரவையின் முடிவை அகங்காரத்தோடு பத்திரிகையாளர்கள் கூட்டத்தில் ஒருவர் கிழித்தெறிகிறார். அது இதற்கு அடுத்த தலைமுறை, காங்கிரசின் அடுத்த தலைமுறை செய்த ஒரு செயல். कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे। ये कौन सी व्यवस्था? அமைச்சரவையின் முடிவை ஒரு அகங்காரம் கொண்ட ஒரு மனிதர் கிழிக்கிறார். அதற்கு பிறகு கேபினெட் தனது முடிவை மாற்றிக்கொள்கிறது. இது எந்த அரசியல் சாசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது? पात्रों को लेकर किसी को परेशानी होती होगी, लेकिन बात संविधान की है। मेरे मन के और मेरे विचारों को मैं अभिव्यक्त नहीं कर रहा हूं। நான் இப்போது இதை சொல்லும்போது இவர்களுக்கு துக்கம் ஏற்படலாம், ஆனால் நான் என் மனதில் பட்டதை பேசவில்லை. இது அரசியல் சட்டத்தை குறித்த ஒரு விஷயம், அதனால் தான் இங்கே சொல்லுகிறேன். இது அரசியல் சட்டத்திற்கு ஒரு அவமானம். कांग्रेस इसके अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है। संविधान के साथ धोखेबाजी कैसे करते, संवैधानिक संस्थाओं को कैसे नहीं मानते थे, इस देश में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। 370 की तो पता है सबको, 35A का पता बहुत कम है। संसद में आए बिना, जबकि संसद में आना पड़ता, संसद को ही अस्वीकार कर दिया गया। भारत के संविधान का अगर कोई पहला पुत्र है तो ये संसद है, उसको भी उन्होंने गला घोटने का काम किया। 35A जो संसद में लाए बिना उन्होंने देश पर थोप दिया, और अगर 35A न होता तो जम्मू कश्मीर में जो हालत पैदा हुई, वो हालत पैदा न हुई होती। राष्ट्रपति के आदेश पर यह काम किया गया और देश की संसद को अंधेरे में रखा गया। आदरणीय सभापति, ये संसद का अधिकार था, कोई अपनी मनमानी से नहीं कर सकता था, लेकिन उनके पास बहुमत था, कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया क्योंकि पेट में पाप था।
देश की जनता से छुपाना चाहते थे। आदरणीय सभापति जी, इतना ही नहीं, बाबा साहब आंबेडकर जिनके प्रति आज सम्मान का भाव सब कोई अनुभव कर रहा है, और हम लोगों के लिए तो बहुत विशेष है, क्योंकि हम लोगों के लिए तो जीवन में बहुत बड़ी जो कुछ भी रास्ते मिले ना वहीं से मिले हैं। आदरणीय सभापति जी, பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் பற்றி இந்த அவையிலே பலர் பெருமையோடு குறிப்பிட்டார்கள். எங்களுக்கு அவர் மிகவும் மரியாதைக்குரியவர். நாங்கள் இந்த இடத்தில் இருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு காரணமானவர் அவர்தான். मैं आज उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब अटल जी की सरकार थी तब बाबा साहब आंबेडकर उनका जो महापरिनिर्वाण भूमि है वहां पर अलीपुर रोड पर अटल जी की सरकार में बाबा साहब आंबेडकर जी के स्मृति में एक स्मारक बनाना तय हुआ। अटल जी के समय ये नहीं हुआ। दुर्भाग्य देखिए, 10 वर्ष यूपीए की सरकार रही, उसने इस काम को नहीं किया, न होने दिया। बाबा साहब आंबेडकर का அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயி அவர்களின் காலத்தில் அவர்கள் அம்பேத்கர் அவர்கள் மறைந்த இடத்திலே ஒரு மணிமண்டபம் கட்டுவதற்கான முயற்சி தொடங்கப்பட்டது. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக தேர்தலில் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சிக்கு வந்தது. அவர்கள் அந்த இடத்தில் மணிமண்டபம் கட்டவில்லை. கட்டும் முயற்சிகளையும் அவர்கள் தடுத்தார்கள். आदरणीय सभापति जी, दिल्ली में जब बाबा साहब आंबेडकर के 1992 में उस समय चंद्रशेखर जी कुछ समय थे, तब एक निर्णय किया गया था, आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर यही जनपद के पास 40 साल तक वो कागज पे ही पड़ा रहा। 1992 அந்த சமயத்தில் சந்திரசேகர் சில நாட்கள் பிரதமராக இருந்தார். அந்த சமயத்தில் 2015 में हमारे ஜன்பத் அருகே டெல்லியில் ஒரு हमने அம்பேத்கர் சென்டர் ஒன்று पूरा किया। மையம் உருவாக்குவதற்காக முடிவெடுக்கப்பட்டது. ஆனால் 40 ஆண்டுகள் அதை இவர்கள் நிறைவேற்றவில்லை. जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई तब संभव हुआ। காங்கிரஸ் ஆட்சியிலிருந்து விலகிய பிறகு அது आदरणीय सभापति जी, அந்த बाबा साहब सेंटर आंबेडकर के அமைக்கப்பட்டது. 125 साल तो हमने पूरी दुनिया में बनाए थे, विश्व के 120 देशों में बनाने का काम किया था। लेकिन जब बाबा साहब आंबेडकर की शताब्दी थी तब अकेली बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में। सुंदरलाल जी पटवा हमारे मुख्यमंत्री जी थे, और महू में जहां बाबा साहब आंबेडकर जी का जन्म हुआ था उसको एक स्मारक के रूप में पुनर्निर्माण करने का काम सुंदरलाल पटवा जी जब मुख्यमंत्री थे तब मध्य प्रदेश அம்பேத்கர் அவர்களின் நூற்றாண்டு விழா வந்தபோது நாட்டில் ஒரே ஒரு மாநிலத்தில் அதாவது மத்திய பிரதேசத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஆட்சி இருந்தது. சுந்தர்லால் பட்வா அதன் முதன் மந்திரியாக இருந்தார். அவர் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் பிறந்த இடத்திலே ஒரு நினைவு இல்லம் அமைத்தார். समाज के दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए वो प्रतिबद्ध थे, और एक लंबे सोच के साथ भारत को अगर विकसित होना है तो भारत का कोई अंग दुर्बल नहीं रहना चाहिए, ये चिंता बाबा साहब को सताती थी। और तब जाकर के हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था बनी। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में छुपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्सेदनी करने का प्रयास किया, और इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ है। அம்பேத்கர் அவர்களால் சமுதாயத்தை உயர்த்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த இடஒதுக்கீட்டு முறை இவர்களுடைய சில தேவையில்லாத நடவடிக்கைகளால் தடைப்பட்டது. இதனால் எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி மக்கள் துன்பமடைந்தார்கள். आरक्षण के विरोध में लंबी लंबी चिट्ठियां स्वयं नेहरू जी ने लिखी। இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக
நீண்ட கடிதங்களை सदन में ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களே எழுதியிருக்கிறார்கள். भाषण इन लोगों ने किए हैं। बाबा साहब आम्बेडकर समता के लिए और भारत में संतुलित विकास के लिए आरक्षण के लेकर के आए, उन्होंने उसके खिलाफ भी झंडा ऊंचा किया हुआ था। दशकों तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को डिब्बे में डाल दिया था। பல ஆண்டுகள் மண்டல் கமிஷனின் ரிப்போர்ட்டை இவர்கள் பெட்டியில் வைத்து மூடி வைத்திருந்தார்கள். गई तब जाकर के ओबीसी को आरक्षण मिला। காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்து அகன்ற பிறகு ஓபிசிக்கு இடஒதுக்கீடு கிடைத்தது. अगर उस समय मिला होता तो आज देश के अनेक पदों पर ओबीसी समाज के लोग भी எப்போது கிடைக்க வேண்டுமோ அப்போதே கிடைத்திருந்தால் இன்று நாட்டின் மிக முக்கியமான பதவிகளில் ஓபிசி மக்கள் இருந்திருப்பார்கள். आदरणीय सभापति जी, जब हमारे यहाँ संविधान का निर्माण चल रहा था, तब संविधान निर्माताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस विषय पर घंटों तक, दिनों तक गहन चर्चा की है, विचार विमर्श किया है और सबका मत बना है कि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म के संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। सुविचारित मत था, ऐसा नहीं कि भूल गए थे, रह गया था। सोच विचार कर तय किया गया था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए संप्रदाय और धर्म के आधार पर यह नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। நம்முடைய அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கியவர்கள் மதத்தின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டுமா என்பதை பற்றி பல மணி நேரம், பல நாட்கள் விவாதித்து செய்யக்கூடாது என்ற முடிவெடுத்தார்கள். ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி அதை எதிர்த்து மதத்தின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு கொண்டு வருவதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் செய்தது. धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, इसलिए खेल खेले जा रहे हैं। संविधान தங்களுடைய ஓட்டு வங்கிக்காக மதத்தின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு கொண்டு வர அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள். प्रयास है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, और विषय ये तरीका ठीक नहीं। आपके नेता ने बोला, आपने बोला दोबारा बात मत करो। जिसकी भी मैं चर्चा करना चाहता हूं, और वो ज्वलंत विषय समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। இன்னொரு விஷயத்தை நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன். அது யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் என்பதாகும். बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। அரசியல் நிர்ணய சபை, அரசியல் சட்ட நிர்ணய சபை இந்த जो लोग யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் பற்றி देश को समझते नहीं है, விவாதங்கள் सत्ता நடத்தி भूख सेवा को